के बनाए थे। उसके बाद में 2 वीडियो राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स जो हुए थे उनके थे। उसके बाद पीजेंट मूवमेंट्स की एक पूरी सीरीज चलाई थी। उसके बाद एक बहुत बड़े अपने साहित्यकार हुए, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है, आप सब लोग भी जानते होंगे। आपने उनकी कोई गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन आदि कोई उपन्यास उनका पढ़ा होगा, या ये नहीं भी पढ़ा तो छोटी क्लासों में कभी बूढ़ी काकी या ईदगाह जैसी कहानियां तो पक्की पढ़ी होगी। उनमें हम मुंशी प्रेमचंद को देखते हैं, जानते ही हैं, और नाम तो कम से कम भारतीय का सुना हुआ होता है मुंशी प्रेमचंद। उनके नाम क्या कि मुंशी क्यों लगा हुआ? उनका नाम तो प्रेमचंद था। हम जानते हैं उनका ओरिजिनल नाम तो कोई धनपत राय था, लेकिन अंग्रेजों ने जब उनका सोजे वतन नाम का एक उपन्यास जब्त कर लिया था, उसके बाद वो प्रेमचंद नाम से लिखने लग गए थे। अब एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी कि प्रेमचंद और के मुंशी दोनों मिलके एक मैगजीन निकाला करते थे, हंस। हंस नाम की एक मैगजीन निकाला करते थे प्रेमचंद और मुंशी जी दोनों मिलके। दोनों उसके संपादक थे, के मुंशी भी उसके संपादक थे और प्रेमचंद जी भी उसके संपादक थे। तो संपादक का जहां पर नाम आता वहां पर लिखा होता कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कोमा प्रेमचंद। नाम लंबा हो रहा था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। तो कहा यार कन्हैयालाल माणिक्यलाल छोड़ दो, खाली लिख दो मुंशी कोमा प्रेमचंद। तो संपादक के नाम की जगह लिख दिया गया मुंशी कोमा प्रेमचंद। धीरे धीरे कोमा हट गया, कोमा हट गया तो नाम हो गया मुंशी प्रेमचंद। लोगों ने समझा प्रेमचंद जी के नाम के आगे लगा हुआ है, तो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद जी हो गया। तो आपसे ध्यान रखना आपने, वो जो उनके नाम के आगे मुंशी प्रेमचंद में मुंशी लगा हुआ है, वो वास्तव में मुंशी के मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इनकी वजह से उनके नाम के आगे वैसा हो जाता है। पर अब वो इतना फेमस है कि यदि आप किसी को भी कहोगे कि मैं भारत के एक साहित्यकार का आधा नाम बोल रहा हूं तो पूरा बता, और आप कहोगे मुंशी, वो कह देगा प्रेमचंद। यह मुझे कई बार लगता है कि यदि अपने किसी कहते तूने प्रेमचंद को पढ़ा है तो एक बार सोचेगा यार प्रेमचंद कौन, पर आप उसको मुंशी प्रेमचंद को दो, हाँ यार ऐसे बोल, क्या प्रेमचंद बोला है, मुंशी प्रेमचंद है उनका नाम। तो वो ध्यान रखना, ये मेरे किस्सा याद आ गया तो मैंने बता दी। ये हंस मैगजीन अब भी आती, हालांकि प्रेमचंद जी उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो कहते हैं उनसे ये मैगजीन बंद हो गई थी। कालांतर में राजेंद्र यादव ने ये मैगजीन निकालनी शुरू कर दी थी। बाद में राजेंद्र यादव का भी निधन हो गया तो अब उनकी बेटी शायद रचना यादव नाम है उनका, तो रचना यादव इस मैगजीन को निकाल, अच्छी मैगजीन आती है कहानियों की, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो के मुंशी सलाहकार थे, तो उनकी सलाह पर एक बार वापस बुलाया गया। कुल मिला के आपने जो काम की बात थी, वापस मैं इस पे आऊं तो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान, मालवा और गुजरात के राजाओं को लेके एक राजस्थान यूनियन बनाने की प्लानिंग की थी। उदयपुर में उसके लिए मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन उनकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाई थी। आगे बढ़ते हैं और ऐसे किसने प्रयास किया। इधर अपने जयपुर के राजा हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड। सवाई मानसिंह सेकंड का नाम तो सुना ही होगा। सवाई मानसिंह सेकंड जो अपने पोलो के बहुत शानदार प्लेयर थे, जयपुर में जिनके नाम पर अपने एसएमएस स्टेडियम है, जिनके नाम पर अपने एसएमएस हॉस्पिटल है, एसएमएस स्टेडियम पर उनके तस्वीर लगी हुई है, उनकी मूर्ति लगी हुई है। पोलो का विश्व कप जिता के लाए थे भारत को वो। तो वो जो सवाई मानसिंह जी सेकंड थे, आजादी के टाइम जो जयपुर के राजा थे, उनके दीवान हुआ करते थे वीटी कृष्णामाचारी। जयपुर प्रजामंडल वाला वीडियो देखना आप, उसमें मैंने वीटी कृष्णामाचारी के बारे में कई बातें बताई थी। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वीटी कृष्णामाचारी किस रियासत के दीवान थे, तो वीटी कृष्णामाचारी को उन्होंने कहा यार अपने भी कुछ करो। तो वीटी कृष्णामाचारी ने भी एक मीटिंग बुलाई राजाओं को, या राजाओं की तरफ से जो भी कोई आदमी है उन सबको बुलाया, और उन सबको बुलाकर यार अपने भी ऐसा कुछ कर ले, एक संघ बना ले अपने, और अपने एक यूनिट बना लेते हैं, और यूनिट में सारी शक्तियां अपने पास में रहेगी। केवल कुछ शक्तियां जैसे पुलिस है, जैसे हाई कोर्ट है, ये जो शक्तियां ये तो अपने केंद्र को दे देंगे और बाकी शक्तियां अपने पास में रख लेंगे। ये वाली बात पसंद आए तो ये वाली बात कर लो, ये वाली बात पसंद नहीं आए तो एक ऐसा काम कर लेते हैं कि जो छोटी छोटी रियासतें हैं इनको बड़ी रियासतों के अंदर मिला लेते हैं। कुल मिला के जयपुर वालों की जो निगाह पड़ रही थी अलवर और करौली पर पड़ रही थी, तो उनको लगता था अलवर करौली वाले ये जो पोर्शन है ये हम वापस हड़प लेते हैं। और किसी टाइम में ये जयपुर रियासत के पास हुआ करते थे, लेकिन इनका प्लान भी सफल नहीं हो पाया। इधर एक कोटा के राजा हुआ करते थे भीम सिंह, वो पीछे क्यों रहे। भीम सिंह ने कहा कि भाई साहब अपने काम करते हैं कि अक्सर भारत सरकार एक बात कर रही थी कि छोटी रियासतों को हम विलय करेंगे, छोटी रियासतें अलग नहीं रह सकती, सब तरफ से एक बात चल रही थी। तो कोटा वालों ने बूंदी और झालावाड़ वालों को बुलाया, और बूंदी और झालावाड़ वालों को बुला कहा कि देखो अपने तीनों छोटे छोटे हैं, वैसे तो तीनों एक अलग अलग रह नहीं सकते, एक काम करते तीनों मिल जाते और तीनों मिलकर अपना एक देश बना लेते हैं हाड़ौती, और हाड़ौती देश बना के अलग रह जाते हैं। पर वही बूंदी और झालावाड़ वालों ने पूछा कि जब ये हाड़ौती वाला देश बनेगा तो इसका सर्वे सर्वा कौन होगा, इसमें प्रेसिडेंट या पीएम जो भी कुछ बनाएंगे वो कौन होगा, या इसके अंदर जो कोई भी बड़ा अधिकारी होगा वो किसको बनाया जाएगा, चलेगी किसकी। घोटाला में मुस्कुराते यार इसमें तो सोचना तो क्या ही है, मैं बना रहा हूँ तो मेरी ज्यादा चलेगी इसके अंदर। तो बूंदी झालावाड़ वालों ने मना कर दिया, उसने कहा नहीं तुम अकेला फेयर एंड हैंडसम नहीं लगाता है, हम भी यही लगाते हैं। इस चक्कर में कोटा वाले नहीं बना पाए। इधर डूंगरपुर के एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह।
लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के राजा हुआ करते थे। उन्होंने इनको बुलाया, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पास में पड़ते थे, इनको बुलाया और इनको बुला कर क्यों ना रहे, अपने एक नया देश बना लेते हैं और अपने देश का नाम अपने रख लेते हैं वागड़, और एक नई यूनिट बना लेते हैं, मतलब एक नई इकाई बना लेते हैं वागड़ नाम की, और अपने अलग हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया। लो, लक्ष्मण सिंह जी जिक्र आया तो मैं वापस एक बात बताऊं। ये जो लक्ष्मण सिंह जी थे, ये बाद में अपने राजस्थान की राजनीति के अंदर भी उतर गए थे। राजस्थान में इन्होंने चुनाव लड़े थे और 67 में तो ये मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंच गए थे। देश में आजादी के बाद प्रत्येक प्रांत में, लगभग सभी प्रांतों में कांग्रेस की तूती बोलती थी। कांग्रेस सब जगह क्लियर मेजोरिटी लेके आया करती थी। अपवाद अपना राजस्थान था। राजस्थान में कभी भी कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं मिली। अपने तो यहाँ पहले चुनाव में 160 सीटें थी टोटल। अपने 1952 में जो पहले चुनाव हुए 160 सीट्स के लिए चुनाव किए गए, तो और कांग्रेस की सीट आई थी 82। 81 पे तो यार मेजोरिटी चाहिए, मतलब आप गिरते पड़ते जैसे तैसे करके 82 पर पहुंचो। हालांकि विपक्ष इतना बिखरा हुआ रहता था कि और किसी के पास में बड़ी सीटें नहीं आती। राम राज्य परिषद, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी करके, कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा, छोटी छोटी पार्टियां हुआ करती थी। किसी के पास 20 आती, 10 आती, 5 आती, 2 आती, 3 आती। इस प्रकार कभी अपोजिशन जो था वो कभी भी कलेक्ट नहीं हो पाया। इस वजह से कांग्रेस को ज्यादा अच्छा चैलेंज नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस की ज्यादा अच्छी सीटें नहीं आ पाती थी। दूसरे वाले चुनाव हुए थे, 57 वाले चुनाव हुए थे, तो अपनी सीटें हालांकि बढ़ गई थी और 184 के आसपास में यहाँ पे सीटें हो गई थी। फिर भी कांग्रेस की सीटें शायद 119 के आसपास सीटें थी। और तीसरे चुनाव हुए थे 62 वाले, उसमें भी कांग्रेस की सीटें शायद 95 थी। और जब 67 वाले चौथे चुनाव हुए थे, उसमें तो कांग्रेस की सीटें कम ही पड़ गई थी, 89 सीटें थी। 89 सीटें आई उनकी, जबकि 184 टोटल सीटें हुआ करती थी। तो 89 अब वो बहुमत से पीछे रह गए, 93 के आसपास में मेजोरिटी चाहिए थी। तो यहाँ पे अपनी दो पार्टियां, एक तो स्वतंत्र पार्टी और एक जनसंघ, इन दोनों ने मिलकर गठबंधन बनाया और गठबंधन बना के इन्होंने अपनी 95 सीटें कंप्लीट की और इन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और जो लक्ष्मण सिंह है इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन उस समय राज्यपाल हुआ करते थे संपूर्णानंद। राज्यपाल की भूमिका हमेशा से अपने यहाँ पर विवादास्पद रही है। अभी भी अपने अखबारों के अंदर पढ़ते ही रहते हैं कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहे या ये फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं बुला रहे, कुछ ना कुछ पंगा चलता सा रहता है। उस समय भी राज्यपाल महोदय ने लक्ष्मण सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनकी सरकार नहीं बनने दी यहाँ पे। हालांकि यहाँ से जो एमएलए थे वो राष्ट्रपति के पास भी गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके पास भी जाके गुहार लगाई, लेकिन उनकी भी नहीं मानी गई। इंदिरा गांधी पीएम हुआ करते थे। इंदिरा गांधी ने अपने मोहनलाल सुखाड़िया कांग्रेस के नेता थे, उनको कहा कि साम दाम दंड भेद, जैसे हो सुखाड़िया जी अपने गवर्नमेंट बनाओ, और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 67 में लगाया गया था। तो उसके रीजन बड़े तौर पे लक्ष्मण सिंह थे। लक्ष्मण सिंह के टाइम में वो राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हालांकि कहते हैं जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा वगैरह की गई, यहाँ जयपुर में सड़कों पर लोग उतर आए थे, लेकिन फायरिंग कर दी गई उन लोगों के ऊपर, कई लोग मर गए थे, कोई केस पांगड़े दर्ज नहीं हुए उनके, पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। तो लोकतंत्र की हत्या करने में अपनी दोनों पार्टियां जबरदस्त तरीके से जिम्मेदार रही है। हालांकि आजकल मोटा भाई ज्यादा करते हैं ऐसी बातें, तो कांग्रेस हमेशा चिल्ला चिल्ला के कहती रहती है कि भाई ऐसा क्यों कर दिया गया, ये सब लोकतंत्र की हत्या है। पर शायद मोटा भाई को मुस्कुरा के जवाब देना चाहिए कि हमने आपसे सीखा है, आपने जितनी बेहतर तरीके से गले काटे हैं कि पता भी नहीं चलने दिया था किसी को। तो ऐसी कई घटनाएं। तो वो लक्ष्मण सिंह वाला मुझे हमेशा याद आता है कि उस समय लक्ष्मण सिंह सीएम बनते बाल बाल बच गए। हालांकि बाद में 77 में जब फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी और अपने यहाँ पर भैरों सिंह शेखावत जब सीएम बने थे, उस समय जो लक्ष्मण सिंह थे इनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो एक लंबे टाइम तक राजनीति में, और राजनीति में तो रहे वो रहे। लक्ष्मण सिंह का तो मुझे और याद आता है, लक्ष्मण सिंह बहुत अच्छे शूटर थे, शिकारी थे। जो कहते हैं भारत में अपने शेरों के शिकार पे रोक लग गई थी, तो ये हर साल अफ्रीका के जंगलों में जाया करते थे, वहां पे शेर का शिकार किया करते थे। और शायद सबसे अधिक शेर मारे हुए थे, गिनीज बुक के अंदर इनका नाम आता है। क्रिकेट प्लेयर बहुत अच्छे थे। शुरुआत में तो राजस्थान में टूर्नामेंट वगैरह करवाने वाले कोई प्लेयर ही थे तो वो लक्ष्मण सिंह जी थे। ये कैप्टन हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट की शुरुआत करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। पर लक्ष्मण सिंह का क्रिकेट में हम फिर भी इतना नाम नहीं जानते। क्रिकेट में हम इनके फिर भाई का नाम जानते हैं। इनके भाई जो थे वो क्रिकेट के लिए बड़े फेमस हुए। आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, राज सिंह डूंगरपुर। राज सिंह डूंगरपुर जो थे वो अपने बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे थे। राज सिंह डूंगरपुर जो थे, जो तेंदुलकर को टीम के अंदर यदि कोई लेके आया था तो वो राज सिंह डूंगरपुर थे। मोहम्मद अजहरुद्दीन को उस समय किसी ने कप्तान बनाया था, राज सिंह डूंगरपुर थे। अपने वानखेड़े स्टेडियम का शायद एक छोर है, उसका नाम अभी भी राज सिंह डूंगरपुर के नाम पे किया हुआ है। तो राज सिंह डूंगरपुर लक्ष्मण सिंह के भाई थे। क्रिकेट के साथ में इनका कनेक्शन अपने आप में बड़ा जोरदार था। इन्हीं के भाई हुआ करते थे, लक्ष्मण सिंह के भाई हुआ करते थे नागेंद्र सिंह। जिन नागेंद्र सिंह के बारे में आप पढ़ते हो कि वो जो अपने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, तो उस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर 2 बार जज बने थे।
दूसरी बात वो चीफ जस्टिस थे, जैसे अभी दलबीर भंडारी जो अपने राजस्थान वाले, उनका सेकंड टर्म चल रहा है। इससे पहले अपने जो थे वो नागेंद्र सिंह जी थे, वो भी 2 टर्म के लिए चुने गए थे। तो ये डूंगरपुर वाली फैमिली थी, इस मामले में थोड़ी सी हमेशा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर सब लोगों ने अपने अलग अलग योगदान दिए। लो ये खेल की बात है, मुझे और याद है, ये जो कोटा वाले भीम सिंह थे, ये भी बहुत अच्छे शूटर थे, इनको अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। और न केवल भीम सिंह जी को अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, बल्कि इनकी जो बेटी थे भुवनेश्वरी कुमारी, उनको भी शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है। तो कभी कोई पूछ ले कि राजस्थान में एक पिता पुत्री की जोड़ी जिनको शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला था, तो कोटा के राजा भीम सिंह और उनकी पुत्री भुवनेश्वरी कुमारी। लो ये बात है, देखो इसी प्रकार बीकानेर में एक राजा हुए थे करणी सिंह, आजादी के बाद में एक राजा हुए थे करणी सिंह, और इनकी बेटी थी राजेश्वरी कुमारी, इनको भी शूटिंग के लिए अर्जुन अवार्ड मिला। अर्जुन अवार्ड अपने खेलों की दुनिया का तो दूसरा बड़ा खेल पुरस्कार, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा अर्जुन अवार्ड। तो बीकानेर की करणी सिंह और राजेश्वरी कुमारी इनको पहले मिल गया था, और बाद में ये आपके कोटा वाले भीम सिंह और भुवनेश्वरी कुमारी, इनमें भुवनेश्वरी कुमारी को पहले मिला था, भीम सिंह जी को बाद में मिला था, इनके अंदर करणी सिंह जी को पहले मिला था और राजेश्वरी कुमारी को बाद में मिला था। आप याद रख लेना। कभी आजकल तो अपने आरएस के अंदर स्पोर्ट्स वाला और जोड़ दिया, कोई पूछ ले, या यूं ही आप कोटा बीकानेर से कहीं से हो तो आपसे कोई पूछ ले तो थोड़ा सा याद रख लेना। तो ये लक्ष्मण सिंह भीम सिंह नाम आए तो मेरे बात याद आ गई, इसलिए मैंने बता दिया। फिर अपने काम की बात, 5 अब ये राजा सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं। कोई राजा कह रहा है भाई मैं ये बना दूंगा, कोई राजा कह रहा है मैं ये बना दूंगा। भारत सरकार क्या कर रही है? भारत सरकार इन सब की गतिविधियां देख रही है, और भारत सरकार ने 5 जुलाई 1947 को एक प्रिंसली स्टेट्स सेक्रेटरीट की स्थापना की, रियासती सचिवालय बनाया गया, रियासती विभाग, प्रिंसली स्टेट डिपार्टमेंट कह सकते हो, एक डिपार्टमेंट बनाया। और इस डिपार्टमेंट को कहा गया यार देखो ये रियासतें क्या कर रही है, इनका मामला समझो ढंग से, और का किस आदमी को ये जिम्मेदारी दी जाए। एक ही आदमी था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहा पुरुष जिनको हम कहते हैं, इनको कहा गया भाई साहब ये काम आप देखो। वल्लभ भाई पटेल खूब सारे दूसरे काम देख रहे थे, होम मिनिस्ट्री पूरी उनके पास में हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि साहब एक को सचिव तो दो यार, थोड़ा काम करने वाला आदमी। वीपी मेनन को दिया गया, वीपी मेनन बाबू आप भी इनके साथ में रहो और आप भी इनको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक रियासती सचिवालय बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और उसके सचिव थे वीपी मेनन। ये दोनों नाम याद रखना, कब बना था ये भी याद रखना। इसको रियासतों में काम दिया गया। जैसे काम दिया गया और इसने घोषणा की, तो ऐसा आप देखो सीधी सीधी सी बात सुन लो, वे रियासत जिनकी जनसंख्या मोर देन 10 लाख, जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख हो, और जिनकी इनकम मोर देन 1 करोड़ हो, वो तो अपने आजादी के सपने देख सकती है, वो तो अलग रह सकती है। बाकी जो तुम छोटे छोटे कुकुरमुतों की तरह उगे हुए हो, तुम सबको अपना विलय करना पड़ेगा। अब तुम सोच लो किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो सब सोच लो। तो ये थोड़ी शर्तें याद रखना कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए और 1 करोड़ से अधिक इनकम होनी चाहिए। ऐसा भारत सरकार के रियासती सचिवालय ने कहा था। उनको हम स्वतंत्र रख सकते हैं, वो कंटिन्यू रह सकती है, इंडिपेंडेंट रह सकती है। बाकी प्रत्येक रियासत को अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा, उनको हम समाप्त कर देंगे। अब इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में अपने 4 रियासत थे। मेवाड़ आप उदयपुर कह सकते हैं, मारवाड़ आप जोधपुर कह सकते हैं, जयपुर और बीकानेर। नाम भी याद रख लेना, कोई पूछ ले कौन कौन सी रियासतें थी, तो मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और बीकानेर। इसी बीच अंग्रेजी सरकार लगी हुई थी, लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आए हुए थे, लॉर्ड माउंटबेटन लगे हुए थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे ही अपनी 3 जून को डिकी बर्ड प्लान दिया और कहा भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बनाए जाएंगे, वैसे ही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने 18 जुलाई 1947 को एक इंडियन फ्रीडम एक्ट पारित किया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। और उसका जो सेक्शन 8 था, उस सेक्शन 8 के अंदर कहा गया कि इतने दिन तक देशी रियासतों पर, प्रिंसली स्टेट्स पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की, ब्रिटिश पावर की पैरामाउंटसी होती थी, जो सर्वोच्चता हुआ करती थी, उसको एलिमिनेट करते हैं, उसको हम समाप्त करते हैं। कुल मिला के ये था कि पहले सारे देशी रियासतों की अंग्रेजों के साथ संधि थी, संधि के अंदर सीधी सीधी सी बात लिखी हुई थी। संधि के अंदर लिखा हुआ था कि अंग्रेजी सरकार और ये राज्य जो है ये आपस के अंदर दोस्त है, और अंग्रेजी सरकार जो है वो इस पर अपना नियंत्रण रखेगी। और अब उन्होंने कह दिया कि नहीं साहब, इस प्रकार का कोई भी हमारा नियंत्रण नहीं है, हमारी कोई भी संधि नहीं है। कुल मिला के सीधी सी बात उन्होंने कि तलाक 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 है, तुम तुम्हारा जड़ो तुम्हारा काम जड़ो। याद रख लेना वो कौन सी धारा थी जिसके तहत ये कहा गया था, तो धारा 8 के तहत किया गया था। मतलब कहने का मतलब ये था कि अब रियासतों कह दिया कि तुम स्वतंत्र हो। पहले रियासतों की विदेश नीति जो हुआ करती थी वो अंग्रेजों के पास हुआ करती थी।